हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? फ्यूचर डॉक्टर चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारे बीच में है 2019 के नीट टॉपर नलिन खांडेलवाल। नलिन जी, मोस्ट वेलकम। नलिन ने ये सोचा कि अब नीट का केवल 1 वीक रह गया है और इस समय जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अब से लेकर के 11 तक और 12 तक, 12 को कैसा फील करेंगे आप, उसके बारे में नलिन की इच्छा थी कि आप लोगों से बात किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज नलिन ऐसी जगह पे है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक पहुँचें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग नलिन को सुनना चाहते हैं। यस नलिन जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। एंड मैं डायरेक्टली चालू करता हूँ पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा अबाउट द एग्ज़ाम डे मिस्टेक्स एंड एग्ज़ाम डे सजेशंस। तो क्या होएगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा या फिर 1-2 दिन पहले, उसके 1 डे पहले, तो अगर आपका सेंटर दूर है तो आप 1 दिन पहले चली जाइए अगर ज़्यादा दूर है तो। और अगर आपके नियर बाय है तो आप टाइम पे, मतलब सेंटर से जो रिपोर्टिंग टाइम हो उसके 1 घंटा पहले आप पहुँच ही जाएँ। मतलब मान लीजिए 2 बजे एग्ज़ाम चालू है, 12 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 11 o'clock पहुँच जाएँ। रिस्क नहीं लें इस चीज़ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम डे की ये है। उसके अलावा एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले क्या करना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, जैसे आपको सबको पता होगा ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में। एग्ज़ाम में हॉल में जाएंगे आप जब, तो क्या होएगा कि हो सकता है आपको, जैसे कि क्या होगा, एग्ज़ाम तो 2 बजे चालू होगा और आप एंटर कर जाएंगे 1 बजे। तो जैसे कि फ्रेश वगैरह होना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि अब बाद में कर लेंगे, और फिर एग्ज़ाम के बीच में आपको स्ट्रेस होएगा कि अब जाना पड़ रहा है। तो आप प्रिकॉशनरी एक बार जा ही आइए, सेंटर पे जाके वॉशरूम में जाके आ जाइए। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी कि आप जाएंगे तो एक बार वॉशरूम में जाके आ जाए, तो दैट आप किसी भी तरह की स्ट्रेस के अंदर न रहे पेपर देते वक्त। उसके बाद जब पेपर आपको मिल जाए तो डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करनी है, पैनिक नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। अभी तक आपने बहुत डिटेल्स भरी है, वैसे ही उसको भरना है, तो कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, बट ध्यान से भरना है। उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाएगा तो पेपर के दौरान बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप अवेयर नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में। जैसे कि जब आप पेपर देते हैं तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा पर्सन आता है जो आपको आपकी शीट को और आपके फेस को रिकॉर्ड करता है एज अ प्रूफ कि आप एग्जाम में आप ही बैठे थे ना। तो ये सब डिस्टर्बेंस होंगी। जो इन्विजिलेटर होगा, हो सकता है कि वो बातें कर रहा हो, वो चाय मंगा रहा हो सकता है ये सब चीज़ें हो रही हो आपके एनवायरनमेंट में। तो ये मैं बता देता हूँ पहले ही कि आप उस टाइम फ्रस्ट्रेट ना होंगे कि अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसा इन्विजिलेटर है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या। हर रूम में ऐसा हो रहा होगा शायद। तो आपको एक्सटर्नल नॉइस को कैसे भी करके खुद से कट करना है। इसका कोई सोल्यूशन मैं दे नहीं सकता हूँ। वैसे आप जब पेपर अटेम्प्ट करना चालू कर देंगे तो अपने आप ही मुझे लगता है कि वो एक्सटर्नल नॉइस कट हो जाएगी। उसके अलावा बीच में फिंगरप्रिंट भी आपका लिया जाता है। अब कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मुझे पता नहीं ये होएगा कि नहीं होएगा, हमारे टाइम पे फिंगरप्रिंट लिया जाता था। तो जब आप फिंगरप्रिंट लेंगे तो इंक आपके हाथ पे लग जाएगी। तो हो सकता है कि वो इंक आपने क्लीन नहीं करी हो और वो इंक गलती से आपकी OMR पे टच हो जाए। और अगर गलती से आपकी OMR शीट पे वो टच हो गई और 3-4 बबल आपके उस इंक से ख़राब हो गए तो आपके नंबर अचानक से बहुत गिर सकते हैं, 20-25 नंबर में। मतलब मैं तो काफ़ी बहुत बच्चों को जानता हूँ जिनके इंक गलत टच हो गई पेपर पे, उससे काफ़ी नंबर कट गए। तो ये मिस्टेक्स हैं जो एग्ज़ाम में हो सकती है। उसके अलावा एग्ज़ाम में फाइनल डे, ऐसे अभी कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है मेरे हिसाब से, अब 7-8 दिन बचे एग्ज़ाम के अंदर। तो पॉइंट ये है कि अभी ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं ऐसा कि आपका स्कोर अचानक से बूस्ट हो जाए। अभी आप मिस्टेक्स रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा से डिस्कस करते हैं सिली मिस्टेक। वो एक अलग से टॉपिक भी हो सकता है सिली मिस्टेक का। सर मैं इसी में कवर करूँ सिली मिस्टेक का टॉपिक? हाँ बिल्कुल, बोल दो। ओके। तो सिली मिस्टेक जैसे कि पेपर आने के बाद करेक्ट इनकरेक्ट वाली मिस्टेक, बोथ 1 and 2, मान लीजिए 4th ऑप्शन बोथ 1 and 2 है, आपने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पढ़ के आंसर कर दिया। ये मिस्टेक बहुत बार हो जाती है। फिजिक्स के अंदर जो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आपका आंसर आया 0.01 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन था 0.01 मीटर, आपने टिक कर दिया। ऑप्शन रीड करने में मिस्टेक होगी। केमिस्ट्री के अंदर ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया, पूछा था pH ऑफ द सोल्यूशन, आपने POH निकाला, POH ही आपने आंसर भर दिया। पहला ऑप्शन था 4, दूसरा ऑप्शन था 10, आपका आंसर POH में आया, 4 टिक कर दिया, पूछा pH था तो 10 होएगा आंसर। ये मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन है। माइनस प्लस की मिस्टेक्स हो जाती है कि वर्क माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, ये मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा OMR फिलिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अब थोड़ी थोड़ी OMR प्रैक्टिस चालू कर दी होगी, बिकॉज ऑनलाइन जो बच्चे दे रहे थे उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कम हो रखी थी। अगर अभी भी कम है तो बच्चे के कुछ दिनों में 1-2 पेपर दे दीजिए आप, और OMR अपनी फाइनल जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो प्रिपेयर करके रखें। एग्जाम डे पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि चलो अभी तक तो मैं ऐसे कर रहा था, एग्जाम डे पे पूरी एक साथ भरता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। या आप पहले से एक स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए, उसी को फॉलो करें। OMR स्ट्रेटेजी आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करें, स्पेशली इस बार क्या होने वाला है
कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल भी रहेंगे, हो सकता है। तो आपको हो सकता है आपके दिमाग में अरे चलो छोड़ देता हूँ, बाद में देख लूँगा ये क्वेश्चन, क्या पता हो जाए। तो जब आप छोड़ेंगे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बबल एक वापस जब क्वेश्चन भरेंगे तो उसी में फिल कर देंगे, अपर वाले क्वेश्चन में, जो कि आपको ब्लैंक छोड़ना था। आपका पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, आपके सारे नंबर खराब हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन को छोड़ते हैं, डबल चेक करें। 52 अगर ब्लैंक छोड़े, 53 में भरना है, 53 की लाइन को मार्क करते हुए फिर बबल भरें। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है जो आपको नहीं करनी है, कि बबलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और जो कॉमन मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, वो मोस्टली क्वेश्चन रीडिंग में होती है, करेक्ट इनकरेक्ट वाले में। ऑप्शन देख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पहले होते हैं स्टेटमेंट और फिर होते हैं ऑप्शन। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होता है ABCD, ऑप्शन में लिखा होता है 1 2 3 4। तो क्या होता है, हम कभी कभी ABCD को ही ऑप्शन मान के उन्हीं में से, मान लो B आंसर है तो B में 2 भर दिया, जबकि ऑप्शन अलग थे। स्टेटमेंट A एंड C आर करेक्ट, स्टेटमेंट C एंड D आर करेक्ट, ऐसे ऑप्शन थे। मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी मेरे 19 के पेपर में। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए आपको इस चीज़ का। ये मेजर सिली मिस्टेक्स होती हैं। बची बात कि अब बचे हुए दिन में क्या करना है, 7-8 दिन में क्या करना है। अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस बच्चे ने तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, फिर वैसे क्या है ना कि लास्ट डेज में बहुत मैटर नहीं करता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी सेम सी रहती है। क्या है कि बायो के अंदर अगर आपका स्कोर में एक्सेप्ट 300 चल रहा है, 300-330 के बीच में चल रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी अभी भी NCERT वीक है, आपको अभी भी NCERT पे ही फोकस करना है। NCERT वापस पूरी रिवाइज करें। देखो, मान लीजिए कोई आपके 4-5 चैप्टर वीक है, मान लीजिए आपके जेनेटिक्स वीक है, फाइटो हार्मोन्स वीक है, मिनरल न्यूट्रिशन वीक है, तो वो पूरे रीड कर लिए। किसी को लग रहा है कि मेरी बायो में 280-250 इतने ही नंबर आ रहे हैं, तो मतलब आपका मेजर फोकस बायो पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फिजिक्स आप 10 दिन पढ़ भी लेंगे ना, और हो सकता है आपका स्कोर ना बढ़े पेपर में। बायो अगर आप 2 दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका स्कोर 15-20-30 नंबर बढ़ सकते हैं आराम से, सिर्फ एक लाइन पढ़ने से। तो जिन बच्चों का स्कोर इतना कम चल रहा है, 250, 300 से बीच में चल रहा है, उन लोगों को पूरी NCERT बायो की वापस अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पेपर दे रहे हैं, देते रहिए, पेपर देना बंद मत करो। जितने पेपर हो रहे हैं वो सारे देते रहो, मिस्टेक्स एनालाइज करो। पर ज़्यादा टाइम है नहीं, तो थ्योरी भी आप करते रहें साथ साथ में। बायो में तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिन बच्चों का स्कोर मान लीजिए अच्छा चल रहा है, 300+, 330+ चल रहा है, 300+ में अच्छा स्कोर तो नहीं बोलूँगा बायो में, एवरेज स्कोर 300 से 330 एवरेज स्कोर बोलूँगा। 330+ जिनका चल रहा है, वो बच्चे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स NCERT से फिर रिवाइज करें। जहाँ की वीक है, मान लीजिए इकोलॉजी वीक है, इकोलॉजी रिवाइज करें। उसके अलावा वो अपने नोट्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं, उनकी मर्जी। बट एंड टाइम पे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT पढ़ रहे हैं तो ही बेस्ट है। किसी ने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो रिवाइज कर लेते। मैंने मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे थे तो मैंने वो रिवाइज कर लिए थे, उसमें भी कोई बुराई नहीं। उसके अलावा जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात रही, तो जैसे कि आपने शायद पहले भी बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि इन एंड डेज में आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल टॉपिक रिवाइज कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2 दिन पढ़ लें, 2 साल में आप पढ़े और 2 दिन में आप उसको सही कर लेंगे। ज़्यादा चांसेस है थ्योरेटिकल चीज़ को भी सही कर लें। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, वही जैसे जो मेंशन करते हैं हमेशा, पॉलीमर, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं, सरफेस केमिस्ट्री जैसा टॉपिक है, ये टॉपिक बच्चे स्किप करते हैं। तो ये स्किप मत करो, एंड में ये ज़रूर पढ़ लो। अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख जाओ इन टॉपिक्स के। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक चल रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप NCERT पढ़ते आ रहे हैं अभी तक तो NCERT वापस पढ़ लीजिए। अगर आप नोट्स पढ़ते आ रहे हैं तो नोट्स, कुछ ऐसे मत करिएगा कि मान लो आपको नई बुक हाथ लग गई अभी, गाइड शॉर्ट कोर्स टू क्रैक नीट, तो नई बुक उठा रहे पहली बार, आपको लगेगा अरे इतना सारा वास्ट टॉपिक अभी बचा है मेरा। तो ये नहीं करना है। जिस चीज़ से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिपीट कर ले। नोट से पढ़ते आ रहे हैं, नोट से पढ़ ले, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ ले, जो अभी तक करते आ रहे हैं वहीं से पढ़ें। जहाँ तक बात फिजिकल केमिस्ट्री की रही है, जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूले देख सकते हैं आप, अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो पहले फॉर्मूले देख लीजिए, और अगर फॉर्मूले तो याद है पर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख जाइए। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आते हैं हर साल, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लेंगे। कुछ टॉपिक है इक्विलिब्रियम जैसे टॉपिक है तो सही हो जाएंगे आपके। फिजिक्स में जहाँ पे बात आई वहीं जहाँ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जैसे कि फ्लूइड सॉलिड तो नहीं, वेव्स, SHM, ये टॉपिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, ये टॉपिक थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, तो इनके अंदर आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ NCERT के अंदर पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखा होता है चैप्टर के एंड में, वो जरूर रीड कर लें। स्पेशली ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर है, ग्रेविटेशन, इनके अंदर बहुत स्टेटमेंट्स हैं जो NCERT में पेपर में रिपीट होने वाले हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, तो सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लें हर चैप्टर के। 8-8 पॉइंट है, आपको 2 घंटे में लगेंगे और आपकी 11th की NCERT
11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लोगे आप, ये कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा नोट्स पढ़ें आप बार बार। ज़्यादा क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, अब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे गलत होएगा, कॉन्फिडेंस डाउन ही होएगा आपका। पेपर देते रहेंगे साथ साथ में मॉक टेस्ट, और नोट्स रिवाइज करें बार बार नोट्स रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैं एक ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक दो एग्जांपल दे देता हूँ फॉर्मूलेज के। जैसे कि सेमीकंडक्टर में अल्फा बीटा कुछ होता है, क्या होता है अल्फा बीटा, पता लगाओ। याद नहीं आ रहा तो मतलब वीक है, रीड करो चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, नहीं याद आ रहा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रीड करो। रोटेशनल मोशन के अंदर सॉलिड स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नहीं याद आ रहा, रिवाइज करो। एसएचएम के अंदर ओवरटोन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फॉर्मूला नहीं याद है, याद करो। ये बेसिक टॉपिक। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है वेव ऑप्टिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। सिमिलरली बायोलॉजी में सोचिए, बायोलॉजी में अगर आपको सेल साइकिल में ये याद नहीं आ रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होती है, वो पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकाइटिन, ज़ाइगोटिन, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं एनसीईआरटी में, इनको क्रक्स को रिवाइज करें। इवोल्यूशन में ह्यूमन इवोल्यूशन है, इनको रिवाइज करो। इकोलॉजी रिवाइज करो। ये टॉपिक्स आपको एंड में पढ़ने के हैं। उसके अलावा ज़्यादा पैनिक ना करें। कैसे ना करें, पैनिक तो नहीं करना, पर कैसे ना करें। एक तो इसलिए कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा 8 दिन में कि आप बहुत कुछ बदल देंगे, पर 8 दिन में ये जरूर हो सकता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हैं इनको आप कवर कर लें, तो इनको रीड करना है, रीड करते जाए। एक और चीज़ क्या होगी, एक और चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम से जैसे मान लो एक दिन बचा है आपका, तो अब हमको बोला जाता है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमको पता है कि बैठा नहीं जाता कि यार एक दिन बचा, सब पढ़ रहे होंगे और मैं नहीं पढ़ रहा, कैसे रहूँ मैं ऐसे। तो उसके लिए आपको सोचना, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपने नोट्स बना रखे तो वो पढ़ लीजिए, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर लीजिए कि बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ये रीड कर लूँगा। तो क्या होगा, मन भी लगा रहेगा, रीड भी कर लेंगे, फॉर्मूले पढ़ लिए फिजिक्स के पूरा दिन। या फिर आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ट्रैवल करते करते बुक खोल रखी है, कुछ याद नहीं हो रहा है, टेंशन बढ़ रही है, ये चीज़ें नहीं करनी। एग्जाम हॉल के पास बैठे हैं और बाहर बैठ के रीड कर रहे हैं, ये पैनिक क्रिएट करने की चीज़ें हैं कि ट्रैवल करते हुए पढ़ रहे हैं, चक्कर आ जाएंगे एग्जाम के टाइम पर, नॉजिएटिंग हो जाएगा आपको, एग्जाम के हॉल के बाहर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। घर पे फ्री टाइम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूले देख लीजिए आप। तो लास्ट मोमेंट में ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसी एनसीईआरटी और थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और पेपर काफ़ी ईजी आ रहा है, टेंशन मतलब जैसे पेपर आप नीट अभी कोचिंग में दे रहे हैं उसी तरह का पेपर एग्जाम में आएगा, सेम पेपर आएगा। एग्जाम में इनफैक्ट एक चीज़ और होगी, थोड़ा मुझे लगता है मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, पर मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको, जैसे मान लीजिए आपने बायो कर ली, 50 मिनट्स के अंदर मैं मानता हूँ कर ही लेनी चाहिए आपको। 45 मिनट्स बोलता हूँ तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, 50 मिनट में तो कर ही लेनी चाहिए, मतलब एट मैक्स। आप साथ में बढ़ सकते हैं, बाद में बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी, बहुत लंबा टाइम नहीं लेती है। ऑप्शंस एक्सक्लूड करना केमिस्ट्री के अंदर। बायो के अंदर मैच द कॉलम आते हैं बहुत ज़्यादा नीट के अंदर आजकल, एक ऑप्शन देखते मैच हो जाते हैं, आराम से हो जाएगा, एक ऑप्शन मैच किया सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं इस पेपर में इस बार, तो ये मतलब नहीं है कि आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से 5 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए, ऐसे नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन हो रहे हैं करते जाओ, बाद के क्वेश्चन के लिए मत वेट करो, आप तो करते जाओ। अगर ऐसा अटक जाओगी, समझ में ही नहीं आ रहा, तब आपको ऑप्शन की तरफ रुख करना है, वो तो आपके बेनिफिट के लिए हो गया बल्कि इनफैक्ट। आप अदरवाइज जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हो। और एक पेपर ऐसा नहीं करना कि कंपलसरी बायो कर लिया फिर कंपलसरी केमिस्ट्री का, ऐसे नहीं। बायो कर रहे हैं, बायो कंप्लीट करें पहले, आप फ्लो नहीं तोड़ना है। बायो करके फिजिक्स में चले गए, फिजिक्स नहीं फिर बायो में आ गए, ये नहीं करना। पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए बायो में 90 क्वेश्चन है, ये नहीं होना चाहिए कि 70 क्वेश्चन कर लिए 20 क्वेश्चन, मतलब या फिर 60 क्वेश्चन कर लिए 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। हाँ छोड़ो क्वेश्चन, पर ये नहीं मेजोरिटी छोड़ दिया आपने। 10, 5, 6 में डाउट है आपको, 8 में डाउट है, इतने क्वेश्चन, किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 15 छोड़ दिए चलो। पर जो बच्चा ठीक कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 8-10 क्वेश्चन छोड़ दो बाद में आके देखने के लिए। क्वेश्चन वही छोड़ो जहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और उसको गोला मार दो। ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ोगे एंड में टाइम नहीं बच सकता, हो सकता है कि सिंपल क्वेश्चन वो भी आपका छूट जाए। केमिस्ट्री हो गई। फिजिक्स के अंदर आप, मैं सजेस्ट करूँगा OMR एंड में या साथ साथ भर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, हो सकता है टाइम बच जाए आपके पास फिजिक्स में और आप OMR भर के बैठ जाए और फिर आप सोच नहीं पाए। क्या होता है एग्जाम के स्ट्रेस के अंदर है ना, आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आप ऑप्शन काट कूट के, अरे हाँ ये नहीं बैठ रहा, चलो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, ये नहीं आ सकती, ऐसे भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 2-3 क्वेश्चन में डाउट ही बच रहा है तो उनको एक बार OMR फिल मत करो, अगर टाइम बच रहा है तो सोचो और फिर फिल करो। पहले से क्या है, फिजिक्स के अंदर बता रहा हूँ, बायो केमिस्ट्री में तो फिल कर दीजिए आप, क्योंकि छोड़ना नहीं हो, मेजर चंक है। फिजिक्स के अंदर साथ साथ में भर सकते हैं। तो ये सब एंड मोमेंट की टिप्स हैं, ये आप फॉलो करें। मैं मानता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। बहुत सही नलिन जी। देखिए नेचुरल चीज़ है, यहाँ पे बनावटी कुछ नहीं है, जैसा इसने फील किया उस तरीके की बातें कर रहा है।
जैसे इसने बोला थंब प्रिंट लिया जाता है, इंक को लेकर के बात की जा रही है। अगर आपके दोनों हाथों से प्रिंट लिया जा रहा, थंब प्रिंट लिया जा रहा और वो हाथ अगर आपने रख दिया कहीं OMR पे, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके कई क्वेश्चंस वहां पे कवर कर लेंगे कि जितना बड़ा आपका थंब उतने क्वेश्चंस गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो इंक आती है ना, लगती है आकर के, तो आप तुरंत कोशिश करिए कि उस इंक को अपने हाथ से हटाएं, चाहे अपने पैंट में घिसो या अपने शर्ट में घिसो, लेकिन आपके पास होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन खराब हुआ तो दोबारा नहीं बनने वाला। आपका पैंट शर्ट अगर गंदा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पहन के गए हैं, मैं पैंट शर्ट की बात नहीं कर रहा, जो भी आप पहन के गए उसमें साफ करो उसे, क्योंकि तेरा क्वेश्चन कोई नहीं खराब होना चाहिए। ये एक बड़ी बात है इसने बोली आपसे। अच्छा, एक चीज और भी बताइए इसने कि पैनिक नहीं होना है लास्ट में पैनिक नहीं होना है अपन को। क्वेश्चन ये ना मानो कि क्वेश्चन कोई हार्ड आ गया तो साला आगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हार्ड चले जाएंगे। अरे आपको ये देखना है यही क्वेश्चन टफ है यार, इसको छोड़ो, आगे बढ़ोगे, आगे आपको बहुत आसान मिलने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी से अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसा नलिन ने बताया, तो 100% आप सफल होंगे, और यही नलिन चाहता है, इसीलिए आप लोगों के बीच में आया है। ओके नलिन जी, थैंक यू। थैंक यू सर।